हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। कॉलेजियम पर रार कानून एवं कार्मिक मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर चिंता जताते हुए यह जो कहा कि कॉलेजियम पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए न्यायपालिका के साथ कार्यपालिका को सक्रिय होना चाहिए, उस पर दोनों को ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समिति ने इस संदर्भ में यह सही सुझाव दिया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को इस मामले में लिक से हटकर सोचने की जरूरत है। यह तभी संभव है जब दोनों पक्षों में इस विषय पर संवाद की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। विडंबना यह है कि संवाद के बजाय वाद विवाद हो रहा है। एक ओर जहां सरकार कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट उसे न केवल उपयुक्त बताने में लगा हुआ है, बल्कि यह भी चाह रहा है कि उसे लेकर किसी तरह के प्रश्न न किए जाएं। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बाद भी नहीं हो सकता कि कॉलेजियम अब एक कानून है और सभी को उसका सम्मान करना होगा। भले ही कॉलेजियम का निर्माण सुप्रीम कोर्ट ने किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह एक निरक्षीर व्यवस्था है और उसमें कहीं कोई विसंगति नहीं। वास्तव में कॉलेजियम व्यवस्था में न केवल विसंगतियां हैं, बल्कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल भी नहीं। इसी कारण उसे लेकर सवाल उठते रहते हैं। सरकार की ओर से कॉलेजियम व्यवस्था को विसंगतिपूर्ण ठहराने और सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसे सही करार देने से बात बनने वाली नहीं है। उचित यह होगा कि दोनों पक्ष इस पर विचार करें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की ऐसी कोई व्यवस्था कैसे बने जो न तो पूरी तौर पर कार्यपालिका से संचालित हो और न ही सुप्रीम कोर्ट से। यह व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे उच्चतर न्यायपालिका के लिए यथासंभव योग्य एवं निष्पक्ष तरीके से कार्य करने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति संभव हो सके। न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करके ऐसी ही व्यवस्था बनाने की कोशिश संविधान संशोधन विधेयक के जरिए की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार दिया। इसे लेकर आज भी सवाल उठते हैं और इसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्ति आयोग की खामियों को दूर करने की
कोई पहल करने के बजाय उसे सिरे से खारिज कर दिया। इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार उसे पास ही बना रहा। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट यह समझे कि कॉलेजियम व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। यह व्यवस्था पारदर्शिता की भी मांग करती है। क्या यह विचित्र नहीं कि जिस सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और नोटबंदी के फैसले की फाइल चाहिए, वह कॉलेजियम के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति का कोई विवरण देने को तैयार नहीं। मुआवजे में वृद्धि। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में एक गंभीर समस्या ने रूप लिया है। यह है वन्य जीवों के मनुष्यों पर हमले की घटनाओं में लगातार वृद्धि। इनमें अधिकांश मामले गुलदारों के हमलों के होते हैं। यद्यपि हाथी, बाघ और भालू के हमलों की घटनाएं भी हो रही है। प्रदेश सरकार ने इस तरह की घटनाओं के पीड़ितों के गांव पर मरहम लगाने के उद्देश्य से उन्हें मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। सरकार अब वन्य जीवों के हमले में मृत्यु होने पर 6 लाख रुपए की मुआवजा राशि देगी। पहले यह 4 लाख रुपए थी। इसमें से 4 लाख रुपए आपदा मद से दिए जाएंगे, जबकि 2 लाख रुपए राज्य सरकार प्रदान करेगी। अब वन्य जीवों के हमले में गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 के स्थान पर 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मानव वन्य जीवन संघर्ष के मामलों में क्षतिपूर्ति के लिए सरकार 2 करोड़ रुपए का कार्पस फंड बनाने जा रही है। इससे क्षतिपूर्ति के मामलों में पेश आने वाली बजट की दिक्कत नहीं रहेगी। सरकार मानव वन्य जीव संघर्ष की लगातार बढ़ रही घटनाओं से चिंतित है। इसलिए अब वन मुख्यालय में अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। प्रकोष्ठ इस तरह की घटनाओं का लगातार अध्ययन करेगा। महत्वपूर्ण यह कि मानव वन्यजीव संघर्ष के थामने के लिए क्षेत्र विशेष की स्थिति और वन्यजीव की प्रजाति के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर संघर्ष को कम करने के लिए रणनीति निर्धारित की जाएगी। सरकार की यह पहल निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। बीते 3 वर्षों के आंकड़े देखें तो राज्य में इस अवधि में 166 व्यक्तियों की जान गई, जबकि 641 घायल हुए हैं। ऐसे में संघर्ष थामने को कदम उठाना समय की आवश्यकता है। धन्यवाद।